एक ऐसा इन्वेस्टर जिसने वॉरेन बफे, पीटर लिंच और जॉर्ज सोरोस को धूल चटा दी। उसके फंड ने 1988 से लेकर 2018 तक 66% के एवरेज रिटर्न दिए थे। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? इतना बड़ा बनने के बाद भी टीवी के ऊपर इसने कभी इंटरव्यू तक नहीं दिया। और ये इंसान फेमस है गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग के नाम से, और बड़े बड़े लोग इसको क्वांट किंग भी कहते हैं। आपने ब्लैक रॉक का नाम तो सुना होगा, जो कि दुनिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। उसकी एक बार बोर्ड मीटिंग चल रही थी और जो बोर्ड मेंबर थे उनमें खलबली थी कि एक नया फंड हाउस खुला हुआ है जो कि दबा करके ग्रो कर रहा है, उसको एक्वायर कर लेते हैं। तो ब्लैक रॉक के जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने जिम को बुलाया और बोला कि मैं आपके फंड हाउस को एक्वायर करना चाहता हूँ, आप हमारे यहाँ जॉब कर सकते हो, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, लेकिन इसके बदले आपको अपना क्वांट का फ्रेमवर्क हमें देना पड़ेगा। और जेम्स ने मना कर दिया। आप इस तरीके से सोचो कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक एक्वायर करना चाहती थी एक नए फंड हाउस को। ये कितनी बड़ी बात है कि उसके जो ओनर थे उसने डिनाई कर दिया। और आज मैं आपको जिम की कहानी सुनाऊंगा कि कैसे आम मैथमेटिशियन दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बना, बड़े बड़े इन्वेस्टर को बीट करके। और इस वीडियो के अंदर हम वो स्ट्रेटेजी बिल्ड भी करेंगे, स्क्रैच से बैक टेस्ट भी करेंगे और जानेंगे भी कि क्या ऑन ग्राउंड के अंदर ये स्ट्रेटेजी काम करती है। और जो मेरे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। और इस स्ट्रेटेजी को हम बिल्ड करेंगे शार्पली के सुपर स्क्रीनर के ऊपर। 1938 मैनचेस्टर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम जेम्स हैरिस साइमंस होता है। ये बचपन से ही सिर्फ नंबर्स को पसंद करता था। ये इतना जीनियस था कि MIT से बैचलर की और 23 साल की उम्र में बर्कले से PhD भी कंप्लीट कर ली थी, वो भी मैथमेटिक्स में। अब टाइम आता है वियतनाम वॉर का और NSA हायर करती है जिम को एज अ कोड ब्रेकर। अब कोड ब्रेकर का एक सिंपल सा काम होता है कि दुश्मन के जो मैसेज आ रहे हैं उसको पढ़ो, उसको ब्रेक करो और जो कोडेड लैंग्वेज के अंदर मैसेज छुपा हुआ है वो निकाल करके बता दो, ताकि दुश्मन क्या करने वाला है हमें पहले से पता चल जाए। और जो जिम था वो इस चीज के अंदर काफी ज्यादा माहिर था। लेकिन आपको भी पता है कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी सुनते हैं, और इसी तरीके से जिम भी था। जिम ने पब्लिकली ये बोल दिया कि वियतनाम वॉर होनी नहीं चाहिए, ये बेकार है, और ये मैगजीन के अंदर इंटरव्यू दे दिया, जिस वजह से जिम को NSA से निकाल दिया गया। अब जिम के पास जॉब थी नहीं, लेकिन उनके पास स्किल था जो कि था मैथमेटिशियन वाला। तो वो पहुंच जाते हैं ब्रूक यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर वो डिपार्टमेंट के हेड बन जाते हैं। अब वो हेड बन गए थे, लेकिन उन्हें ये समझ आ गया था कि इस जॉब से पैसा नहीं बनने वाला, उन्हें चाहिए था काफी सारा पैसा। तो उन्होंने सोचा कि अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेंगे। और जॉब करते करते उनको स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है। वो स्टॉक मार्केट को अच्छे से एनालाइज करते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है। तो उसके बाद वो अपना एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसको QVM फ्रेमवर्क कहते हैं, और जिसको आज आप क्वांट इन्वेस्टिंग के नाम से जानते हो। और 1978 में जब उनकी उम्र 40 के आसपास होगी तो साइमंस अपना खुद का फंड हाउस शुरू करते हैं। और उस समय पे उन्हें ये नहीं पता था कि ये हेज फंड दुनिया का सबसे सक्सेसफुल हेज फंड में से एक होने वाला है। फंड का नाम है रेनाइसेंस टेक्नोलॉजीज। अब इन्होंने एक फंड हाउस तो बना लिया था, इसके अंदर काम कौन करते होंगे? आप बोलोगे यार फंड मैनेजर काम करते होंगे, फंड हाउस है, हेज फंड बनाया तो नहीं। इसके अंदर जो काम करते थे वो मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, कोड ब्रेकर्स थे, स्टैटिस्टिक्स देखने वाले थे। और ये कोई भी ट्रेडिशनल कंपनी नहीं थी जिसके अंदर वॉल स्ट्रीट के वो जो फाइनेंशियल बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, फंड मैनेजर जो कोट पहन के आते हैं, वो लोग नहीं थे। वो लोग थे जो कि ऑन ग्राउंड के ऊपर नंबर से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अभी जो फंड था ना, इसके अंदर एक ऐसा रूल था जो किसी भी दुनिया के दूसरे फंड में रूल ही नहीं था। ये कभी भी बाहर का पैसा अपने फंड में लाते ही नहीं थे। इस फंड के अंदर सिर्फ वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि उस कंपनी के एम्प्लॉय है। मतलब आप कितने भी अमीर हो, इलॉन मस्क हो या फिर मुकेश अंबानी, आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर इन्वेस्ट करना है तो इनके एम्प्लॉय बनना पड़ेगा। और जब कोई इनका एम्प्लॉय बनता था तो उसे साइन करना पड़ता था एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर लिखा था कि जो भी यहाँ के सीक्रेट्स हैं आप इसको रिवील नहीं करोगे। और ये चीज चलती है काफी सालों तक। लेकिन जैसे जैसे इनका फंड बड़ा होता है, जो सीक्रेट्स होते हैं वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं कि इनका जो फंड है वो बेसिकली 3 पैरामीटर्स के ऊपर काम करता है, जिससे इसने आउट परफॉर्म करा है पूरी की पूरी मार्केट को। और ये जो 3 पैरामीटर ये लोग लेते थे, इसको मिला करके इन्होंने क्वांट इन्वेस्टिंग डेवलप करी। इंडिया के अंदर आपने क्वांट म्यूचुअल फंड सुना होगा, 2020 के टाइम पे काफी आग लगाई थी। यूएस के अंदर ज्यादातर इन्वेस्टिंग क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है, जिसको क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। चाहे वो ब्लैक रॉक हो या फिर वैनगार्ड, ये क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग के ऊपर चलती है, जो कि जिम काफी ज्यादा यूज किया करते थे। अब क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग कहती क्या है? इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है क्यू का मतलब होता है क्वालिटी। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टॉक्स पिक करेंगे जो क्वालिटी स्कोर में 80 प्लस होने वाले हैं। मतलब से वो कंपनियां जिनके फंडामेंटल सॉलिड हैं, जो कंपनियां लगातार ग्रो कर रही हैं, जिनके टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रो कर रहे हैं, जिनकी टेल विंड स्ट्रांग है, जो आने वाले टाइम पे ग्रोथ कर सकती हैं। ये प्रोबेबिलिटी निकाली जाती थी और इसमें से स्कोर बनता था। तो वो जो स्कोर होता था वो 80 प्लस होना चाहिए था। दूसरा पैरामीटर होता था वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन अपने आप में कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स टॉपिक था जिसके अंदर ही काफी सारी चीजों को एनालाइज करते थे, जिसके अंदर वो डीसीएफ देखते थे, मतलब वो कैलकुलेट करते थे प्रेजेंट वैल्यू और एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो को, जो कि एक स्टैब्लिश और स्टेबल बिजनेस के अंदर प्रेडिक्टेबल हो। उसके बाद मार्केट अप्रोच समझते थे कि इंडस्ट्री पी क्या है, रेवेन्यू क्या है, बेटा मल्टीपल कितना मिला हुआ है। उसके बाद एसेट बेस्ड अप्रोच भी वो कैलकुलेट करते थे कि कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज है, कितने एसेट है, और इसके बेसिस के ऊपर वो वैल्यू निकालते थे। फिर तीसरा फैक्टर आता है जिसको एम कहते हैं, मतलब मोमेंटम। मोमेंटम के अंदर वो ये देखते थे कि स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन हो रही है या फिर नहीं, क्योंकि अगर कंपनी की क्वालिटी अच्छी है, वैल्यूएशन भी सही है, लेकिन कंपनी में मोमेंटम नहीं है, तो वो स्टॉक को होल्ड करने से कोई फायदा नहीं है। इनकी अप्रोच होती थी कि भाई चर्निंग के ऊपर ये मेन फोकस करेंगे कि जो कंपनी हाईली मोमेंटम के अंदर है, क्वालिटी अच्छी है, उसको वो होल्ड करेंगे। जिस कंपनी का मोमेंटम खत्म या वैल्यूएशन हाई हो गई, उससे वो एग्जिट कर लेंगे। अब जो मोमेंटम था वो देखा करते थे कि कंपनी के अंदर क्या बाइंग हो रही है, बड़े इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं, कंपनी का जो स्टॉक है क्या ऑलरेडी मोमेंटम के अंदर है, और इन तीनों को मिलाकर के बनती है क्वांट इन्वेस्टिंग। और इस स्ट्रेटजी के बेस के ऊपर जो जिम है उसने 1988 से लेकर के 2018 तक 66% के एनुअल रिटर्न निकाले बिफोर फीस। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं आज की मार्केट में, इसको समझते हैं। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं शार्पली का, और यहां पे हमें स्क्रीनर्स पे आना है, क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक करना है। अब यहां पे जो क्वालिटी स्कोर है हमारा वो 80 के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद जो वैल्यू स्कोर है हमारा वो 70 के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद जो प्राइस मोमेंटम है हमारा वो भी हमारा करीब करीब 80 के ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक्स जो कि इन तीनों के तीनों पैरामीटर्स के ऊपर सक्सेसफुली अप्लाई होंगे, वो स्टॉक्स वो पिक करने वाले हैं। एग्जांपल के तौर पे आप यहां पर देख सकते हो कि इनके आपको क्वालिटी स्कोर मिल गया। एग्जांपल दे रहा हूं, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे कोल इंडिया है, कोल का जो क्वालिटी स्कोर है वो 90 का है, प्राइस मोमेंटम 80 का है, और जो वैल्यू है वो 93 है। मतलब इन तीनों पैरामीटर्स पे ये काम कर रही है। जब आप कोल इंडिया के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं मैं आपको। लास्ट एक साल के अंदर आप देखो ये जो कंपनी है ये लगातार ऊपर की साइड मूव कर रही है, ठीक है, एक अच्छा खासा ट्रेंड दिखा रही है। सेम चीज अगर मैं आपको दूसरी कंपनी के साथ दिखाऊं जिसका नाम है एनएमडीसी, इसके अंदर क्या दिखेगा, इसके अंदर भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी कि अगर आप लास्ट एक साल का ट्रेंड देखोगे तो ये ऊपर की साइड देखने को मिल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं जो आपको पता होना चाहिए, जो कि इस थीसिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो आप उसको इसके साथ मैच कर सकते हो। जैसे कि क्वालिटी स्कोर आपको दिखेगा कि एनएमडीसी का जो क्वालिटी स्कोर है वो इस समय पे 96 के आसपास का है, वैल्यू स्कोर 88.2 के आसपास का है, प्राइस मोमेंटम स्कोर जो है वो 80 के आसपास का है। मतलब क्या है कि इस कंपनी के अंदर वैल्यू भी है, मोमेंटम भी है। सो ओवरऑल जो क्यूवीएम स्कोर निकल के आता है हमारा वो 99.9% निकलता है 100 में से। मतलब ये वाली जो कंपनी है ये क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग, उसकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बाय करना ही नहीं करना, मैं आपको जो स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं उसको समझो। अभी वाली जो कंपनी है ये एनएमडीसी भी हो सकती है या कोई भी दूसरी कंपनी। एग्जांपल के तौर पे एक और कंपनी का ले लेते हैं हम, जैसे कि हमारी ये ले लेते हैं, रैंडम उठा रहा हूं मैं, ठीक है, मैंने इस कंपनी के बारे में नहीं सुना, मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता इस समय पे, ठीक है, मैं कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। विजन इंफ्रा इक्विपमेंट, ठीक है, मैंने इस कंपनी पे कोई रिसर्च नहीं करी हुई है, लेकिन क्यूवीएम स्कोर क्या बता रहा है मुझे कि 98 के आसपास है, ठीक है। अगर मैं लास्ट एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखूंगा तो ये बढ़िया चल रही है। एक और मैं उठा लेता हूँ रैंडम तरीके से, एक और कंपनी उठा लेता हूँ मैं आपके लिए, जो कि होगी हमारी ये वाली, ठीक है। इस वाली कंपनी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, माइक्रो कैप है। सो यहाँ पर आपको एक और फिल्टर क्या लगा लेना चाहिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा छोटी कंपनियां नहीं चाहिए तो उस सिचुएशन में आप मार्केट कैप लगा सकते हो। तो हमें डालना है मार्केट कैप, ठीक है। मार्केट कैप क्या था डाल सकते हो आप, मैं डाल सकता हूँ लेट्स से 1000 करोड़ के आसपास, क्योंकि देखो मार्केट कैप से भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मुझे नहीं पड़ता, शायद आपको पड़ेगा आपके इन्वेस्टिंग थीसिस के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। अगर आप माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में नहीं डालना चाहते तो अगर मैं 1000 करोड़ का फिल्टर डाल दूंगा तो आपको दिख जाएगी कि हाँ भाई ये 7 कंपनी आ गई। दोबारा मैं बोलूँगा कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक रैंडम कंपनी पिक कर लेता हूँ, ठीक है, कौन सी पिक करूँ, कोई भी पिक कर लेता हूँ, आप भी आकर के पिक कर लेना। क्यूवीएम स्कोर इसका 99.9% के आसपास निकल करके आया है, ठीक है। अब मैं एक और रैंडम कंपनी पिक कर लेता हूँ, कोई भी पिक कर लेता हूँ, जो आपको देखना हो वो आप देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारी सारी कंपनी आपको ऊपर ही जाते हुए मिलेगी, कुछ हो सकता है कंसोलिडेट करते हुए मिले। जैसे कि अगर आप इसको देखोगे तो इसका क्यूवीएम स्कोर कितना बढ़िया चल रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऊपर जा रही तो ऊपर जाती रहेगी, नहीं, हो सकता है कि आपको अगली बार हो सकता है ये थोड़ा रिवर्सल भी देते हुए मिले, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो इसको सही से इंप्लीमेंट करने का तरीका ये हो सकता है कि जो भी कंपनीज हमने यहाँ पर मिली, हमें यहाँ पर मिली, उन सारी की सारी कंपनीज के अंदर हमने क्या करा, एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर दी। उन सारी की सारी कंपनीज के अंदर हमने 5%, 7%, 10% के आसपास इन्वेस्ट कर लिया। अब ये सारी की सारी कंपनी उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से सही काम करती है। और अगर मैं आपको इसका बैक टेस्ट करके दिखा दूं 6 सालों के आसपास का,
तो आप देख करके हैरान हो जाओगे कि एग्जैक्टली ये स्ट्रेटजी कैसे परफॉर्म कर रही है। इस स्ट्रेटजी ने और हमारे बेंचमार्क ने देखो कैसे परफॉर्म करा है। जो बेंचमार्क है उसकी परफॉर्मेंस निकल के आती है 142.96% की, और जो इस स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस निकल के आती है बैक टेस्टेड डेटा के ऊपर वो 197% की निकल के आती है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे ये समझो। ट्रेड लॉग में आप देखोगे ना तो कोई स्टॉक्स इन्होंने बाय करे हैं, कुछ स्टॉक्स इन्होंने सेल करे हैं। कैसे सेल करें कैसे बाय करें ये भी समझाऊंगा मैं आपको, इसको ध्यान से सुनते रहना। और अगर आप परफॉर्मेंस चार्ट देखोगे तो देख सकते हो इसके हिसाब से कि कैसा रहा है, कि एक साल के रोलिंग रिटर्न्स कैसे रहे हैं, 6 महीने के रोलिंग रिटर्न स्ट्रेटजी ने कैसे दिया है, बेंचमार्क ने कैसा दिया है। और ये जो बैक टेस्ट हुआ है वो इस मेथोडोलॉजी के बेसिस के ऊपर हुआ है। जो बैक टेस्ट है उसके अंदर 10-12-15% ऊपर नीचे का डिफरेंस होता है, लेकिन अगर आप रियल परफॉर्मेंस देखोगे तो अच्छा खासा गैप है इस स्ट्रेटजी के साथ। और एक और चीज देखो, जो ड्रॉ डाउन है वो बेंचमार्क से कम है, मतलब बेंचमार्क ज्यादा गिरा है और ये जो पोर्टफोलियो है इसके अंदर इतना ज्यादा ड्रॉ डाउन हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप अल्फा और बीटा को देख सकते हो। सो बेसिकली इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है, आपको स्टॉक्स पे आकर के स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी है, इसके बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, स्टॉक बास्केट पे क्लिक कर लेना, डायनेमिक एंट्री यूजिंग अ स्क्रीनर पर क्लिक कर लेना, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जो आपको पैरामीटर डालने हैं वो पैरामीटर डाल देना, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, उसके बाद एक और बार नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, और सिंपली आपको ये स्ट्रेटजी मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना, स्ट्रेटजी का नाम दे देना, जैसे मैंने क्यूवीएम फ्रेमवर्क दिया हुआ है इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देना और सेव एज एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद क्या करना है, हर वीकेंड आपको इस स्ट्रेटजी को खोल करके देखना है, सारे के सारे जो स्टॉक्स होंगे जो कि इस स्ट्रेटजी में ऐड हुए हैं, रिमूव हुए हैं, उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो। कई हफ्ते ऐसा होगा कि भाई हो सकता है कोई भी नया स्टॉक ऐड ना हुआ हो, कोई स्टॉक रिमूव ना हुआ हो, लेकिन हर हफ्ते ये ड्रिल हमें करनी है ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई स्टॉक ऐड होता है या फिर रिमूव होता है हमें आइडिया लग जाए और हम उसके लिए प्रिपेयर हो। अगले दिन जब मंडे आएगा हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए। ये मेरा तरीका है, इस तरीके से मैं इंप्लीमेंट करता हूं और मुझे बार बार स्क्रीन में बनाने की जरूरत नहीं है। मेरी स्ट्रेटजी बढ़िया काम कर रही है इस हिसाब से। शार्पली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को ट्राई करना चाहते हो तो अभी 15 एक प्रोमो कोड है जिसको आप यूज कर लेना, आपको एडिशनल 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आज हमने ऐसी स्ट्रेटजी सीखी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। बड़े बड़े फंड मैनेजर, फंड हाउसेस तो यूज कर रहे हैं, लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे अपने पोर्टफोलियो के लिए इंप्लीमेंट कर सकता है और कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो के लिए जिम साइमंस की स्ट्रेटजी को यूज कर सकता है, ये भी हमने यहां पर सीख लिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।